हाँ जी, क्लास ट्वेल्थ आपकी ज्योग्राफी की जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है, मानव भूगोल वाली बुक, ठीक है। इसके 250 250 एमसीक्यूज और उसके साथ में कुछ फिलना ब्लैंक्स भी है। देखो, बड़ा वेटेज है, बड़ा वेटेज है। मतलब 17-18 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं अगर 18 मार्क्स तक का, क्योंकि आपके शायद 10-12 के आसपास में एमसीक्यूज आ रहे हैं, 5-6-7 के आसपास फिलना ब्लैंक्स आ रही है। तो एक बड़ा वेटेज है, 20 नंबर मान के चलते हैं अपन घुमा फिरा के, क्योंकि इनसे आपके वन लाइनर प्रश्न भी तैयार होते हैं लघुतरात्मक, और इससे आपके लघुतरात्मक प्रश्न भी तैयार होते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से इनको कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लेना, 2-3 बार देख लोगे ना तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। और इसके बाद में जो दूसरी बुक है उसका भी वन शॉट आ रहा है, उसमें लगभग 300 के आसपास बढ़ेंगे। थोड़ी सी कसर है, अभी तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इनको सरसरी नजर से एक बार जरूर देख के जाएं, एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार लेकिन। ठीक है ना, ऐसे एक बार में नहीं पार पड़ेगी याद अलग से नहीं करना है बस आप तो 3 बार इसको देख लो। ठीक है, 3 बार अगर आप इसको पढ़ लोगे ना, नॉर्मल मुझे सुन लोगे, तो ये आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि एक नियम होता है बार बार पढ़ने का। अपन कोई चीज को जब बार बार पढ़ते हैं ना तो वो याद हो जाती है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, मैं वैसे ज्यादातर ऑप्शन पे ज्यादा चलूंगा सीधा ही, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। तो वो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ये जो है ना, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। बाकी द्वैधता पर आश्रित है, मानव पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन है, समाकलनात्मक अनुशासनात्मक अध्ययन है। बट ये जो है ना, ये भूगोल का इससे कोई संबंध नहीं है। ये जो है, ये भूगोल का जो है क्या नहीं करता, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण है, प्राचीन मानचित्र है, ये सब तो है ही, लेकिन चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने दिखाई देना, इसका कोई ज्योग्राफी संबंध नहीं है। ये तो हमारी टेक्नोलॉजी है ना। ये ध्यान रखना, सी आंसर हो जाएगा। आप भी आराम से मेरे साथ में दे सकते हो, थोड़ा सा होल्ड करके, ऐसे समझ में आएगी ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि प्रौद्योगिकी। आप भी अपने साथ साथ आंसर दे सकते हो। ठीक है, अपने आप को आंक सकते हो, और लास्ट में जरूर बताना कि इन 250 के आसपास जो भी हैं, 245-50, इनमें कितने आपके सही हुए ठीक है, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन, ये तो पक्का मोस्ट है, ये तो आपसे बड़े क्वेश्चन में भी आता है तो वैसे भी आता है। तो क्वांटिटी रिवोल्यूशन जो है ना, वो नहीं है, मतलब कि मात्रात्मक क्रांति नहीं है, बाकी सब है। फिफ्थ, नवनिश्चयवाद संकल्पना किस प्रतिपादित, ये तो आपको याद करना भाई, टेलर साहब को। ठीक है ना, नवनिश्चयवाद कौन थे, टेलर, ग्रिफिथ टेलर, आपको जरूर याद करना है। नव जितनी भी उदाहरणें दी थी ना, उन सभी के आदमियों के नाम, उन सभी के फाउंडर के नाम। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी, ये वाली परिभाषा किसने दी थी, तो ये दी थी रेटजेल ने किसने दी थी भाई, रेटजेल ने दी थी। आगे, भौतिक भूगोल अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल किसका करता है, इनमें से किसी का नहीं करता, या फिर भौतिक पर्यावरण का करता है, या संस्कृति का करता है, या फिर किसका करता है, तो ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट का करता है। ठीक है ना, मतलब भौतिक पर्यावरण का करता है। राज्य को जीवित जीव किसने माना, किसने माना बताओ देखें। राज्य को जीवित जीव किसने माना, तो वो माना जर्मन विद्वानों ने। जीवित जीव किसने माना भाई, जर्मन विद्वानों ने। नौवां क्या कहता है, मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने बताया। इंग्लिश नीचे लिखी हुई है, बताओ किसने बताया, रेटजेल ने बताया है क्या, या फिर आपके एलन सी सैंपल ने बताया। तो मानव भूगोल को अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव बताया था एलन सी सैंपल ने देखो, भौतिक भूगोल का अंग नहीं है, कौन सा भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। भूआकृतिक विज्ञान, मृदा विज्ञान, जल विज्ञान, जनसंख्या भूगोल बिल्कुल भी इसके अंदर, पॉपुलेशन जो है ना, ये इसके अंदर नहीं आता।
फिर है मानव समाज व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच आदिम स्थिति को क्या कहा गया है, बताओ। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी अपना। तो कहा गया है निश्चयवाद। क्या कहा गया भाई? डिटर्मिनिज्म। ठीक है। 12वां देखो, प्रकृति की प्रधानता वाली विचारधारा जो है ना वो है संभववाद या नियतिवाद, या इंग्लिश में नियतिवाद, हिंदी में, और इंग्लिश में फेटलिज्म। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। ये परिभाषा अभी अपन देखी थी, वो और इसमें फर्क है ना। ये तो भूगोल समाजों और धरातल के बीच में संबंध, ये रेटजेल ने दी थी, है ना। और इसके अलावा जो पीछे ली अपन ने देखो, ये मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये एलन सी सैंपल ने दी थी। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। अस्थिर पृथ्वी और मानव भूगोल, ये है सैंपल साहब। ऐसा मान लो कि पृथ्वी का सैंपल लिया था इन्होंने, तो सैंपल से कनेक्टिविटी बिठा लेना। और यहां पर जो परिभाषा, क्योंकि परिभाषा से प्रश्न पक्का आ रहा है, यहां पर है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच में संबंध, ये अपने रेड जेल है। ठीक है। इसके अलावा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तित संबंध होते हैं, ये वाली परिभाषा किसने दी, बताओ। देखें, ये मैं एक बार देखूंगा, ये किसने दी भाई? 14 में सैंपल साहब है, ये भी है ना, ये भी सैंपल है। ये तो हो गया समझ में, आगे ना ये ध्यान रखना परिभाषाएं। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों से अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की, ये वाली परिभाषा किसने दी? तो ये दी पॉल विडालिडाब्लास, इसने दी, है ना। तो ये जरूर जरूर ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषाएं सारी ले ली मैंने, इसीलिए लिया आपके लिए। नव निश्चयवाद तो आपको पता ही, अभी मैंने बात की थी, ग्रिफिन टेलर, है ना। नव निश्चयवाद का जनक इनको कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है। आर्थिक भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र, मतलब आर्थिक भूगोल के अंदर कौन कौन से आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा आता है? संसाधन भूगोल, बिल्कुल ये आता है, बाकी कोई से नहीं आता है। ठीक है। आर्थिक में रिसोर्सेज ही आएंगे। रुको और जाओ निश्चयवाद, ये भी ग्रिफिथ टेलर है। निश्चयवाद का नाम आते ही आपको क्या नाम आना चाहिए? ग्रिफिथ टेलर। उत्तर उपनिवेश युग में मानव भूगोल में प्रयोग निम्न में से जिस उपागम का किया गया, वो कौन सा उपागम था जिसके अंदर किसका? उपनिवेश युग का। उपनिवेश युग में मानव भूगोल का जिसमें किया गया, उसका नाम था रीजनल, है ना, एनालिसिस, मतलब कि प्रादेशिक विश्लेषण। ठीक है। ये लो भाई 20 क्या कहता है, देखें, निम्न में से कौन से विषय को ज्ञान की जननी के नाम से जाना जाता है? ऑफ कोर्स ये बात है, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? ज्योग्राफी, तो ज्ञान की जननी ज्योग्राफी है। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अपने संस्कृति का, पूरे परिवेश का, धरती का, अर्थ का, सबका स्टडी की जाती है। ये देखो, देखें, निम्न में से कौन सी विचारधारा है जिसमें निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया? इसमें क्या आंसर होगा आपका? तो इसमें आंसर होगा भाई आमूलवादी विचारधारा, रेडिकल आइडियोलॉजी। आपका भी यही जवाब था क्या? साथ के साथ आपको जवाब भी देना है। मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं के उदय की समय अवधि क्या थी? 1990 का दशक था, कौन सा, या 70 का था, है ना। तो आप समझ गए होंगे 1970 जो टाइम पीरियड था वो था। इसके अलावा किस भूगोलवेता ने मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर जोर दिया? वो बंदा कौन था? तो उस बंदे का नाम था, सैंपल था क्या, या रेटजेल था क्या, या एलन सी सैंपल ही था? ठीक है ना, सैंपल साबित है। अगला, निम्न में आर्थिक भूगोल का कौन सा, ये जरूर आते हैं आपके, जैसे भूगोल का कौन सा एक आर्थिक में नहीं आता, कौन सा उसका उपक्षेत्र है, कौन सा उसका उपक्षेत्र है, इसको मत भूल जाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो व्यवहारवादी भूगोल है ना, ये इसमें नहीं आता। बिहेवियरल ज्योग्राफी इसमें नहीं आती। बाकी देखो, उद्योग आते हैं, विपणन, संसाधन, तीनों सही है। नहीं पूछा था, ये भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में हाँ मत देखना, नहीं तो नहीं को देखना है। कौन सी विचारधारा दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है? इसका क्या जवाब होगा? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए नव निश्चयवाद, है ना, नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है ना, शाबाश।
सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सामाजिक भूगोल के सारे ही हैं क्या बताओ, सोशल के सारे ही हैं, क्योंकि संस्कृति भी आती है, चिकित्सा भी आती है ना, अवकाश का भूगोल भी आता है, ज्योग्राफी ऑफ लेजर, ये सारे के सारे सही है आपके, ऑल ऑफ द एबव। लिंग भूगोल, लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल सोशल का हिस्सा है भाई, सोशल ज्योग्राफी के अंदर लिंग भूगोल आता है, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी बातें सही है। ये देखो अमूलवादी एंड रेडिकल, अमूलवादी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिकल, लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, आपको अमूलवादी जो जब भी शब्द दिख जाए तो अमूलवादी के बार ब्रैकेट में अमूलवादी ना आके कभी कभी रेडिकल भी आ जाता है, ठीक है, तो रेडिकल भी ध्यान रखना, कहीं आप सिर्फ अमूलवादी मत याद करके चल, दोनों याद करके जाना है। विचारधारा निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया है, तो मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग किया, मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है ना, कौन सी थ्योरी, मार्क्स की थ्योरी। निर्वाचन भूगोल तथा सैन्य भूगोल, ये भाई पॉलिटिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, ठीक है, ये राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक वातावरण का प्रमुख तत्व है, सारे ही हैं, कल्चरल के अंदर तो सारी चीजें आ जाती है, गांव, खेत, उद्योग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। मानव भूगोल का उपागम है प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानांतरित, सारे के सारे आ जाते हैं। प्रादेशिक विश्लेषण की उपागम की समयावधि आरंभिक से उपनिवेशवाद, उत्तर उपनिवेश युग, 1970 का दशक या 90 का दशक, तो 70 का होगा क्या या 90 का होगा बताओ, इसमें थोड़ा सा अपन को देखना पड़ेगा। 1970 का, प्रादेशिक विश्लेषण का उपागम का है, इसका आपको जरूर देखना है, 1990s हैं या फिर इसका क्या आंसर हो सकता है भाई, किसी को अगर याद हो तो मुझे बता सकता है ना, मेरे हिसाब से तो इसमें प्रादेशिक वाले के अंदर 70s है क्या, तो 70s भी हो सकता है प्रादेशिक के अंदर, और या फिर इसमें क्या है, मैं एक बार इसको होल्ड पे रख देता हूँ या तो, है ना, क्योंकि कन्फ्यूज़न किस काम का, वरना आप सब जने जिनमें से जिनको कंफर्म हो प्रादेशिक वाला वो कमेंट कर देना, तो फिर अपन उसको पिन कर देंगे, पिन कर देंगे मतलब है वो आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा फिर, है ना, और अगर याद है तो सबसे बढ़िया है, ठीक है ना, अगर याद हो तो सबसे बढ़िया हो जाएगा फिर आपका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रादेशिक वाली चीज मिल नहीं रही है वैसे तो, है ना, तो इसको तो अपन को होल्ड रखना पड़ेगा। चलो, या तो 1970 है, 90 है ना, 90s है, तो देख लेना, ये कर देना, और बाकी आप मुझे बता देना इसमें, ठीक है, कमेंट पिन कर देंगे। बताओ, देखें अगला कितने हो गए भाई अपने, ये 30वां था, है ना, हर 10 के ऊपर थोड़ा आंकड़ा रख लेते हैं ताकि मालूम चलता रहे। और अब देखो, उत्तर आधुनिकवाद उपागम की समयावधि बताओ, उत्तर आधुनिक की समयावधि कितनी थी, ये तो लीपन है प्रादेशिक की, है ना, और अब आ गया उत्तर, इसकी बताओ देखें। इसमें फिर वापस वो सेम ही कंफ्यूजन होगा, अगर उसमें होगा तो फिर इसमें भी होगा, तो इन दोनों उपागम में आपको समयावधि जो है, वैसे तो मैंने आपको एक वो लिखा रखी थी ना एक साथ ही उपागम की वाली, है ना, तो ये जो है एक बार मैं आपको लिखा देता हूँ, मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें क्योंकि ये अपन को बिना गलती नहीं करनी है बिना उसके, तो इनकी समयावधि भाई अपने वैसे तो एक साथ दिखाई थी मैंने थ्योरी में तो आपको, और जिसको याद हो तो वो मुझे इसमें कमेंट पिन कर देंगे, आपको लिख देना, ठीक है ना, ये वैसे मैंने आपको थ्योरी में तो बहुत अच्छे से लिखा रखी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग एरर शायद हुई है ना, उत्तर उपागम, और ये चैप्टर कौन सा है, एक तो ये भी काफ़ी दिन हो गया आपको कराते कराते, तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, ये भी अपन है शुरुआत में। आप एक काम करना, कमेंट कर देना, या फिर मैं आपको इसका भी लगवा दूंगा लास्ट के अंदर, पीडीएफ में भी लगवा दूंगा, खैर, है ना, तो आप ये चीज़ बता देना, उत्तर उपागम इनकी समयावधि, ठीक है, हाँ ये वैसे मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, मिल गई। देखो उत्तर की तो है 18वीं से 19वीं, 18वीं से 19वीं का मतलब समझ में आ गई, वैसे मोटा मोटी सेंचुरी बुक में जो दे रखी है ना, वो है, और वैसे अपन देखें जाए इसको तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा भाई अपना, हाँ उत्तर आधुनिक की समयावधि ये रही भाई, ठीक है, अपना ये काम हो गया, इसमें अपना आंसर सही है 1990,
पिछला तो सही था, है ना। इसका सही उत्तर आधुनिकवाद की, सी सही आंसर है। तो 1990, ये प्रश्न सेम ही है क्या? ये प्रादेशिक विश्लेषण है। प्रादेशिक विश्लेषण की समयावधि क्या है बताओ? प्रादेशिक विश्लेषण की समयावधि जो है वो आपकी है 1970, ये 70 की है, ठीक है। तो ये तो 1970 है प्रादेशिक की तो, और उत्तर आधुनिक की है 1990, सही है ना। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। 33 1990 हो जाएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और इससे पहले की अपन बात करें तो प्रादेशिक विश्लेषण उपागम की समयावधि ये पूछी थी उसने ना। इसका क्या आंसर होगा भाई? फिर प्रादेशिक विश्लेषण उपागम की समयावधि पूछी है लेकिन इसने तो, है ना। तो फिर तो आंसर सही है अपना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रादेशिक विभाग की समयावधि जो है अपनी, इसके अंदर आंसर अपना इसमें बी होगा। उत्तर उपनिवेशिक युग बोलते हैं क्योंकि ये एरा ना पूछ के इसने ये नाम पूछा, ये पोस्ट कॉलोनियल एरा, ठीक है ना। ये है भाई इसका आंसर। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। ये कुछ बातें हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को चलना है, गलती नहीं होनी चाहिए। और क्या, फिर भी आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। बताओ किस विचारधारा के अनुसार, मनुष्य प्रकृति का दास है? नियतिवाद। नियतिवाद की वजह से मनुष्य प्रकृति का दास है, बिल्कुल सही है। मानव भूगोल में 1970 के दशक में कौन सा उपागम जो है शामिल किया गया? मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी? बिल्कुल सारे के सारे, उपरोक्त सभी। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन, विपणन, सारे ही है भाई, सब के सब है, ठीक है। सब के सब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला, निम्न में से किस भूगोल वेत्ता ने मानव भूगोल की अपनी संश्लेषण पर अधिक जोर दिया? वो बंदा रेटजेल है। कौन है? रेटजेल है। मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अनन्य क्रिया को क्या कहते हैं भाई? परिभाषा बताओ, क्या कहेंगे? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि पर्यावरणीय निश्चयवाद। अगला, निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है? तो वो आपका आवास भूगोल नहीं है, हैबिटेट ज्योग्राफी नहीं है। बाकी ज्योग्राफी, कृषि है, विपणन है, पर्यटन, ये तो है, ठीक है। तो किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। अभी बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन है, इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। ये बताओ, देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधार संबंध, सामाजिक वर्गों पर जोर देती है? तो बिहेवियरिस्ट हैं वो, यानी कि वो व्यवहारवादी हैं, ठीक है। इसके अलावा आरंभिक उपनिवेश युग में निम्न में से किस उपागम का प्रयोग मानव भूगोल में किया गया? ठीक है, तो वो क्षेत्रीय रीजनल था क्या, या वो आपके एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन यानी अन्वेषण और विवरण था? तो बिल्कुल डी आपका आंसर सही है। क्या था? अन्वेषण और विवरण। इसके बाद में देखो, निम्न में से किस भूगोल वेत्ता ने पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मार्ग को परिलक्षित करने की एक नई संकल्पना किसने दी? तो भाई टेलर साहब थे। लगभग का आंसर, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन और ऑप्शन में टेलर हो, कोई अवधारणा को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके, तो 100% वो टेलर साहब है, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। हाँ, प्रवास का अपकर्ष कारक है। प्रवास का अपकर्ष कारक है काम के बेहतर अवसर। भाई कोई बंदा अपनी जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? ताकि उसको काम की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है वहां पर, इसलिए जाता है, और क्यों जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है ना? तो वो आप आराम से समझ गए होंगे, वो है भू आकृति, ठीक है ना। वो क्या है? भू आकृति है। क्या जमीन की आकृति से क्या संबंध है? नहीं, भू आकृति का कोई कारण नहीं है। वो है जलवायु, नहीं, क्लाइमेट से भी कोई मतलब नहीं है। वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण है। वो उद्योग धंधे जहां पर होंगे लोग वहां ज्यादा जाना चाहेंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है? तो उसके भाई अंदर आंसर आपका होना चाहिए अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अच्छा, ये चीजें और जरूर ध्यान रखना। ये जो लिखता है ना कि नहीं, नहीं का ध्यान रखना। वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको थ्योरी में लिखवा रखे हैं, बताओ कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ये आपका 47 है भाई। इसमें है चिकित्सा, शैक्षणिक, मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, वो प्रतिकर्ष कारक में नहीं आती। बाकी बेरोजगारी है, जल का अभाव है, महामारी है, ये इसमें आती है। विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला, जहां पर लोग ज्यादा बल्क में जगह पर रहते हैं, वो है अपना प्यारा एशिया महाद्वीप। ठीक है ना, अपन एशिया में आते हैं। अब बताओ विश्व का सबसे कम जनघनत्व वाला कौन सा हो जाएगा, तो वो आप बताइए आपको, ओशानिया। ठीक है ना, ये है। ये लो भाई 50 पूरे। ठीक है, इसमें क्या है 50वें में, इसमें कि निम्न में से जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है, वह कौन सा नहीं है। मृदा, जल की उपलब्धता, जलवायु या खनिज, कौन सा नहीं है बताओ, कौन सा नहीं है। इसमें क्या आपका जवाब है 50 के अंदर, और यहां पर जो है खनिज नहीं है। मृदा है, जल उपलब्धता है, जलवायु, लेकिन खनिज मिनरल नहीं है। खनिज जो है वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 51, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। सर्वाधिक पॉपुलेशन इंक्रीज वाला कौन सा है भाई, वो है अपना अफ्रीका। ये तो खैर अपने पहले भी ले लिया। ठीक है, कौन सा है विरल जनसंख्या, ये वापस आ गई क्या, एक आधा क्वेश्चन मुझे लग रहा है ना। ये कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका, रिपीट हो गया। ठीक है, ये कुछ रिपीट हो गए। ये देखो ये क्या है भाई। अच्छा, कौन सा एक तथ्य सही नहीं है, ये कथन वाले प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं कि विगत 500 वर्षों में ध्यान से सुनना भाई, विगत 500 वर्षों में, 54 प्रश्न है, विगत 500 वर्ष में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लग गए क्या, गलती है, यहीं पर गड़बड़ हो गई है कि उनको 100 वर्ष नहीं लगे। बताना कमेंट करके कितने वर्ष लगे, कमेंट करके बताना ताकि मालूम तो चले आपका। 5 से 6 अरब पॉपुलेशन जब हुई थी तो उसमें कितने साल लगे थे। ठीक है, बस ये गलत है। ये बताओ, देखिए निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला अगर देश पूछे, देखो इतनी देर तो अपन महाद्वीप की बात करे थे, अब देश पूछे तो हालांकि भारत रिकॉर्ड तोड़ देगा, गबरू जवान है सब अपने यहाँ, और पक्की जनसंख्या बढ़ने वाली है, लेकिन नंबर 1 पर अपन आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जब तक आंकड़े नहीं आते हैं जनसंख्या के अपने 21 वाले, तब तक चाइना फर्स्ट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, माल्थस ने अपना सिद्धांत का प्रस्तुत किया था 1798 में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है, भूआकृतिक, जलवायु, खनिज और नगरीकरण। तो समझ में आ गया, मेन नगरीकरण, अर्बनाइजेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, क्योंकि लोग शहरों की तरफ ज्यादा जाते हैं भाई, रोजगार के साधन सिटी में होते हैं, तो वहां पर जो है ज्यादा जाते हैं। अब बताओ प्रवास, प्रवास जो है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक क्या है, प्रवास का अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है भाई। आप कोई लोग अपने घर को छोड़ के कहीं विदेश में या फिर कहीं शहर में क्यों जाता है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। इसमें समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष में, एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि। क्या जनसंख्या वृद्धि कही जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है क्या, बताइए उसको क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है, क्योंकि एक जगह पर अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो गया। ऊपर नीचे हो गए थोड़े ऑप्शन। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक जो वृद्धि है उसका सूत्र है जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र क्या है, बर्थ एंड डेथ, या जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास, तो जन्म माइनस मृत्यु, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, बर्थ एंड डेथ का जो डिफरेंस आ जाएगा वही मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, उससे मालूम चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है, कितना जन्म हुआ भाई, जन्मने वाले बच्चों की संख्या और मरने वाले बुजुर्गों की संख्या मालूम चल जाएगा। अब धरती पर कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है ना, तो ये 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट। ये बताओ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं,
तो उसमें आपका आंसर क्या है, भूआकृतिक औद्योगिकरण, जनसंख्या वितरण को तो खनिज और नगरीकरण ये मेन है, ठीक है। मिनरल अर्बनाइजेशन सबसे टॉप लेवल पर है। प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है बताइए, प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है, क्यों लोग जाते हैं, काम के बेहतर अवसर के लिए जाते हैं, और क्यों जाते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। आर्थिक कारक, भू आकृतिक ये सब तो, बट औद्योगिकरण ये आर्थिक कारण नहीं है। जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या वृद्धि में इसका कोई वो वितरण में प्रभावित करने में कोई इसका असर नहीं है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी की थी भाई जॉर्ज बी क्रेसी, ये क्रेसी साहब है, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पे तो कम लोग और बहुत कम लोगों पर ज्यादा लोग रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जहां पर ज्यादा फैसिलिटी होगी, देखना आप कोई बड़ा शहर है, उस एक ही शहर में इतने लोग रहते हैं, जबकि जैसलमेर की तरफ तो कोई रहता ही नहीं है, कम है लोग, जनसंख्या डेंसिटी या फिर ऐसा मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या तो बहुत कम है, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है, ये सब है। अगला देखो, स्वर्ग से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता, यह कहा था भाई राल्फ वाल्डो एमरसन ने। लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को क्या कहा जाता है, बताओ, कोई डाउट है किसी भी जने के लिए, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, कोई डाउट नहीं मेरे हिसाब से ना, बिल्कुल पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक कौन सा नहीं है, ये भी काफी बढ़िया प्रश्न है, लेकिन ये मिलते जुलते प्रश्न आ रहे हैं काफी सारे। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगला, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, क्या कि 2-3 चैप्टर वो आपके मैं कह रहा था ना रिपीट हैं, तो इसलिए जनसंख्या एशिया में सर्वाधिक है, वो चीजें आपकी आ रही है और कोई बड़ी बात नहीं है, रिवीजन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो वो औद्योगिकरण जनसंख्या परिवर्तन का कोई घटक नहीं है भाई, ठीक है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वो क्या कहलाता है, जहां से वो लोग निकले, ये अपना हो गया भाई 70वां प्रश्न, तो आपका आंसर है वो कहलाएगा प्लेस ऑफ ओरिजिन, उद्गम स्थान हो जाएगा, क्योंकि वहीं से उद्गम हुआ था उनका, ठीक है ना, तो वो प्लेस ऑफ ओरिजिन, उद्गम मतलब प्रारंभिक पॉइंट। किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि का, लिंगानुपात का, जनसंख्या घनत्व का, या फिर जनांकीय संक्रमण का। ये भी काफी बढ़िया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, बताओ इसका क्या आंसर आपका, डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक जनांकीय संक्रमण। अगला देखो, किस विद्वान ने कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी, ये किसने कहा था भाई, थॉमस ने कहा था, थॉमस माल्थस, ठीक है ना, थॉमस माल्थस ने ये कहा था। अब देखो, निम्न में से कौन सा प्रवास प्रतिकर्ष का कारक नहीं है, तो शैक्षणिक सुविधाएं प्रतिकर्ष का कारक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कारण अनएम्प्लॉयमेंट जरूर है। निम्न में से कौन सा अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जहां पर लोग बहुत कम रहते हैं, ये आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जहां पर गर्मी ज्यादा होगी और जहां पर ज्यादा सर्दी होगी, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट रीजन में लोग बहुत कम रहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए मीडियम माहौल, ज्यादा ठंड भी नहीं ज्यादा गर्मी भी नहीं। जापान का कोबे ओराका प्रदेश किस कारण से सघन बसा हुआ है, उत्तम जलवायु, भू आकृतिक, औद्योगिकरण या खनिजों की उपलब्धता, बताओ देखें जापान वाला किस वजह से है भाई, ये भी काफी बढ़िया प्रश्न आपके लिए हो सकता है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, एक बार आंसर मैच करेंगे भाई, 75 में इंडस्ट्री, औद्योगिकरण इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, औद्योगिकरण है। ये क्या मामला है, ये है कि जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। 77, भारत की जनसंख्या पूछिए तो आप सबको मालूम ही होगा,
121 करोड़, है ना, सुना होगा भाषणों में 121 करोड़। अब तो ये पता नहीं 121 क्या 221 होने वाली है ना। इंडिया में गबरू जवान रहते हैं, कमी नहीं है भाई यहाँ पर। जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेगेटिव वृद्धि। क्या कहलाती है? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है, कौन सा है बताइए? तो वो सारे ही हैं भाई, जलवायु भी करती है, मृदा भी करती है, जल की उपलब्धता भी परेशान करती है, सारे ही कारण है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, खनिज, भूआकृतिक, नगरीकरण, औद्योगिकरण, कौन सा नहीं है बताइए? काफी बढ़िया है, तो भूआकृति, ठीक है। लैंडफॉर्म। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ये भी काफी बढ़िया है, तो वो है चाइना। कंट्री पूछे तो चाइना है। अगला, प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक कौन सा? प्रवास को, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो उसमें प्राकृतिक विपदाएं भी हैं, बेरोजगारी भी आए हैं तब जाता है बंदा, और माहौल भी, जलवायु वगैरह उसके अपोजिट हो जाए, क्योंकि जब खेतीबाड़ी नहीं कर पाएगा तो अभी यहाँ से जाएगा। ये बातें सारी की सारी सही हैं, सही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रवास को प्रभावित करने, अपकर्ष कारक में शांति स्थायित्व तो चाहता है हर कोई बंदा, अनुकूल जलवायु चाहता है, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं चाहता है, बिल्कुल सही बात है, अभी तो एक जगह दूसरी जगह पे जाता है, बात सही है, ठीक है ना, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है भाई, ठीक है। ओके, अब है नदी घाटियों की सबसे सघन बसे होने के अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता, है ना, बिल्कुल सही है। 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या, काफी बढ़िया फैक्ट अपने उस टाइम पे पढ़ा था, तो विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी भाई बढ़ी, वो आपको बताना है। तो लगभग 10 गुना, लगभग अप्रोक्स 10 टाइम्स, 10 गुना। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या क्या है? तो वो क्या है? भोजन की समस्या, आवास की समस्या, बिल्कुल सारी है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी चीजें बिगड़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी, भी सही है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? अमर्त्य सेन वाले कौन कौन है? महबूबुल हक वाले कौन कौन है? तो डॉक्टर महबूबुल हक, पाकिस्तान के थे क्या? वृद्धि व विकास, ठीक है, वृद्धि व विकास किस किस संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं? तो वो करते हैं समय को, किसको? टाइम। नेक्स्ट, विकास होता है, विकास हमेशा ऐसे होता है, ठीक है ना, कैसा होता है? होता तो ऐसा बढ़ते क्रम में हो सकता है, घटते क्रम में हो सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव होता है, मतलब गुणात्मक होता है। भाई डेवलपमेंट क्या है? आप किसको डेवलपमेंट कहेंगे? जिस कंट्री में हेल्थ इश्यू ना हो, सभी जन स्वस्थ रहें, है ना, किसी तरह बीमारी ना फैले, सबका ध्यान रखा। ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसे आ रहे हैं, पैसों से नहीं, हर तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशन भी अच्छा होना चाहिए। विकास के स्तर को मापा जाता है धार्मिक वृद्धि के आधार पर, आर्थिक वृद्धि के आधार पर, समझ गए, या फिर पर्यावरणीय वृद्धि के आधार पर। बताओ कौन सी वृद्धि के आधार पर मापा जाता है? तो मापा जाता है आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, लोगों के पास पैसा कितना, आमदनी के सोर्स कितने बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बताओ मानव विकास है क्या है भाई? मानव विकास, ये भी काफी अच्छा प्रश्न आपके लिए हो सकता है। मानव विकास क्या है? मानव विकास है विकल्पों में वृद्धि की प्रक्रिया। जितने ज्यादा आप, एक बच्चा कोई आप सपोज पढ़ रहे हो, कल को आप जब अच्छा आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो आप यही चाहेंगे कि मेरे पास ऑप्शन होगी, मैं इस फील्ड में चला जाऊं। तो विकल्पों की जितनी ज़्यादा आपके पास में होगी उतना ही ज़्यादा उस देश का अपन कहेंगे कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है। मानव विकास की अवधारणा में विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य होता है, मेन ह्यूमन बीइंग होता है, मेन मनुष्य को ही ध्यान में रखा जाता है कि नहीं? क्योंकि मनुष्य ही रहता अर्थ पर, जानवरों को बाद में लिया जाता है। मानव विकास प्रतिवेदन यानी कि एच डी आर 2020 आपके यही बुक में, एनसीईआरटी में, तो इसके अनुसार 10वें स्थान पर स्थित कौन सा देश, हालांकि पूरी आपको याद नहीं करनी, लेकिन डेनमार्क याद कर लेना, 10वें स्थान पर है ये।
रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उपागम का किस उपागम का संबंध अमर्त्य सेन जो भारत के थे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बताओ किस उपागम का संबंध है, तो वो थी भाई क्षमता उपागम। ऐसा मान लो कि भारतीय लोगों में क्षमता जबरदस्त है, तो क्षमता वाला इनका था, बाकी वो दूसरा महबूब उल हक साहब का था। मानव विकास की अवधारणा वो किसने दी थी, डॉक्टर महबूब उल हक। ये तो पहले ले लिया था ना अपने, है ना। चलिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक कोटि न्यूनतम है, तो वो है अपना प्यारा छत्तीसगढ़। देखो छत्तीसगढ़ आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ फनी वे में, एग्जाम में नहीं लिख सकते, एग्जाम में नहीं लिख सकते। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय क्या बताया? स्वतंत्रता में कितनी वर्दी है लोगों के पास में, इंक्रीज इन फ्रीडम, ठीक है, बिल्कुल सही है। मानव विकास का प्रमुख घटक 99 में क्या है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ऑल ऑफ द एबव, सब के सब हैं। लगा देगा शतक, लगा दो जी, ये हो गया भाई अपना 100 क्वेश्चन पूरे। क्या हो गए? पूरे। इसका आंसर क्या होगा? ये है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990। कब से प्रारंभ हुई है? 1990 में। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का स्कोर सबसे टॉप पर है? नॉर्वे, ठीक है ना, टॉप नंबर पर है ये। निम्न में से मानव विकास का सबसे पुराना उपागम अगर अपन करें तो वो कौन सा है बताइए? भी काफी बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इनकम अप्रोच, ये सबसे पुराना है, आय उपागम, ठीक है ना, ये सबसे पुराना है। अगला क्या है? अगला है निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर जो है ना वो कितना है, ठीक है, तो वह है 0.549 के नीचे, बिलो 0.549, बिल्कुल सही है। ये देखो, देखें ये क्या मामला है इसका, मध्यम मानव विकास सूचकांक। ये मध्यम का मतलब ये एक प्रश्न आपके लिए बहाना है, बाकी आपको याद सारे ही करने हैं। तो मध्यम की बात करें तो 0.550 से 0.699, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मानव विकास रिपोर्ट जो 2020 की आई थी उसमें अति उच्च मानव जो है, अति उच्च मानव विकास की जो थी ना सूचकांक वाले देशों की संख्या वो थी 66। इतने देश हैं जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक में आते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 2020 में भारत 131 हो गया भाई, कभी 29, कभी 28, कभी 30, लेकिन अभी 131वां स्थान अपना है। अब देखो इसमें क्या, मानव विकास 2020 में अनुसार मानव विकास सूचकांक देशों की संख्या कितनी है, तो वह 33। निम्न अति उच्च अलग हो गई है ना, निम्न की 33 है और अति उच्च की 66 है, जस्ट डबल, ठीक है, ये भी काफी बढ़िया हो गया आपके लिए। डॉक्टर महबूब उल हक जो हैं इनके साथ में कौन थे, तो भारतीय व्यक्ति थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनमें से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय खेती की मुख्य फसल है, ठीक है, और उसका उदाहरण तो वह राइस है क्या, या ग्रेप्स है ना। घूंट बनाने में किसका यूज होता है, तो घूंट बनाने में ग्रेप्स का यूज होता है, ठीक है, सही बात है। अगला देखो 110, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदानों, ठीक है, अर्जेंटीना पाए जाने वाले घास के मैदानों जो है उनको क्या बोलते हैं भाई? पंपाज। क्या बोलते हैं? पंपाज। एक भी गलती नहीं होगी, मैं आंसर मैच कर रहा हूं साथ के साथ, क्यों गड़बड़ हो जाए, काफी दिन हो गए इसलिए। हाँ अगला बताओ। हाँ ये क्या है? ट्यूलिप की खेती कहाँ की जाती है बताओ? ट्यूलिप की खेती कहाँ की जाती है? ट्यूलिप की खेती कहाँ की जाती है? नीदरलैंड है क्या आंसर है इसका? हाँ बताइए। ट्यूलिप की खेती वाला ये क्वेश्चन नंबर है 111, जबकि हमारा ये आंसर क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो फिर ये आप जो यहाँ पर कमेंट कर देना, है ना, यहाँ पर आप कमेंट करना ताकि इस आंसर को अपन मैच कर पाए, ठीक है।
ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कोऑपरेटिव खेती को सबसे सफलता मिली है डेनमार्क में। इसका आंसर डेनमार्क है भाई, है ना, इसका आंसर डेनमार्क है। और उसका आप बता देना, है ना। नीदरलैंड में की जाती है कि वैसे आपका आंसर बता देना क्या है, देखें। और इसमें मुझे मिला नहीं है ये क्वेश्चन। कौन सी खेती को कॉल खोज के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी खेती को कॉल खोज के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन नंबर अपना 113, इसका बताओ देखें। तो वो है आपकी कलेक्टिव कलेक्टिव खेती, ठीक है ना, बिल्कुल सही, कलेक्टिव एग्रीकल्चर सही है। हाँ, सरफेस माइनिंग को क्या कहा, जो ऊपर ऊपर की सरफेस माइनिंग होती है ना, उसको कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। सरफेस का मतलब ही ऊपर ऊपर की लेयर होती है जमीन, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है कि माइनिंग के काम से सबसे ज्यादा इनकम अगर होती है तो वो होती है एशिया में, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर खाने ज्यादा है, माइंस खान। इनमें कौन सी प्लांटेशन फसल नहीं है? कौन सी प्लांटेशन फसल नहीं है? तो वो आपकी गेहूं नहीं है भाई। बाकी देखो कॉफी, सॉरी, गेहूं नहीं है, बाकी सब प्लांटेशन का मतलब है रोपण कृषि। क्या बोलते हैं उसको? रोपण कृषि। प्लांटेशन को रोपण बोला जाता है, रोपण कृषि बोला जाता है। अगला बताओ, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी सफल? तो डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा। फूलों की कृषि किस में आती है? समझ गए आप? पुष्पोत्पादन में आती है क्या? बिल्कुल आती है। फ्लावर प्रोडक्शन, इंग्लिश में तो एक सेकंड में आंसर हो जाएगा, हिंदी में इसका थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, सही है क्या? फूलों की कृषि या मिश्रित में आती है? मिश्रित में आती है, मिक्स फार्मिंग में आती है भाई। इसका जरूर कमेंट करना, मिक्स फार्मिंग में आती है क्या, तो यस कर देना, वरना इसका सही आंसर बता देना। ये देखो, यूरोपीय यूरोपीय हमेशा सारे के सारे वहां पर रोपण कृषि होती थी, और अपने खूब सारे लोगों को यहाँ पर लेबर के रूप में लेके भी जाते थे, क्योंकि रोपण कृषि में टाइम लगता है। 120, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है नहीं की जाती? बताओ कहाँ नहीं की जाती है? तो वो अमेज़न बेसिन के अंदर, जहां पर अमेज़न का कैचमेंट एरिया है, वहां पर नहीं की जाती है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो वो है आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, है ना, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि जो है आपकी, बिल्कुल आपका सही जवाब यहां पर है। ये देखो, निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्दन दहन कृषि, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना, आदिकालीन निर्वाहन कृषि जो है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी मिश्रित नहीं है। एकल कहां से? मिक्स्ड है, वो नाम से पता चल रहा है, वो एक नहीं है, मिक्स है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से रोपण कृषि चाय है भाई, इनमें एग्जाम्पल में देखें तो चाय। अगला क्या पूछा? हाँ, अगला देखो, कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है वो। आखेट में भोजन संग्रह द्वितीय क्रिया, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, हंटिंग, ठीक है ना, वो द्वितीय क्रिया है क्या? सेकेंडरी एक्टिविटीज है। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सही है, एकदम सही है ये। बाकी सब गलत है क्या? सब कुछ गलत। आपको क्या करना है? आपको इनके सही लिखना है बगल में, या अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना, सही लिख लेना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? कौन कौन कह रहे हैं? देखें यहाँ पर नाम बता रहे हैं, तो यहाँ पर नाम बता रहे हैं लद्दाख, लारदाग, लारदाग, ठीक है ना, क्या नाम है उसका? लारदाग नाम है भाई उसका, ध्यान रखना, ये कुछ यूनिक नाम होते हैं जो बड़े काम आते हैं। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं क्या है? भोजन संग्रह कृषि, बस मेन तो पहले पेट पालना ही था, ठीक है। इसमें अपन बात करें तो कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का मेन एग्जाम्पल है? तो आपका अंगूर है भाई वो, है ना, बिल्कुल, घोंट बनाने में। अगला देखो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक पशुधन पालन से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका न्यूजीलैंड है, या फिर एशिया में टुंड्रा प्रदेश है? बताओ इसमें क्या आंसर होना चाहिए आपका? टुंड्रा प्रदेश, ठीक है ना, एशिया में
टुंड्रा प्रदेश जो इसका आंसर होगा। 130। 130 में क्या ख्याल है आपका? निम्नलिखित में फेजेंडा, फेजेंडा तो कॉफी है, ठीक है ना, कॉफी के बागान है ब्राजील में, ब्राजील के कॉफी के बागान जो है ना फेजेंडा कहलाते हैं। काफी बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बार आया है। अंगूर की कृषि वाला एग्जाम्पल, इसका क्या आंसर होगा भाई? अपना आंसर साथ के साथ मैच करेंगे, किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेंगे। अंगूर की कृषि किसकी विशेषता है? भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। कोल खौज, कोल खौज किस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया? सहकारी कृषि, उद्यान कृषि, सामूहिक कृषि या जीवन निर्वाह? तो कलेक्टिव एग्रीकल्चर। सामूहिक कृषि क्या बोला जाता है? सामूहिक कृषि को बोला जाता है कलेक्टिव। अभी पीछे आपने वो कलेक्टिव लिखा था ना हिंदी मीडियम में, तो आप वहां पर सामूहिक कर लेना, सामूहिक का मतलब कलेक्टिव होता है, ठीक है ना। वहां पर क्या हिंदी लिखी हुई नहीं थी शायद। हाँ, इसमें क्या मामला है भाई ये? हाँ, इसका बताओ। देखिए ये कहते हैं कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, ये बताओ। देखिए इसका आंसर क्या होगा? 1 मिनट। हाँ, कलेक्टिव हो गया, सही है। इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? इसका आंसर क्या हो सकता है? शीतोष्ण घास का मैदान कौन सा नहीं है? सवाना, वेल्डस, डाउन्स या पंपास? इसका आंसर आप मुझे लिख के भेजना। ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये अपना क्वेश्चन नंबर है 133, 133। मैन्युफैक्चरिंग, कुछ आंसर गड़बड़ हुई है इसके अंदर, ये जो है इसमें गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। तो इसका आंसर को लिख देना, अपन उसको पिन कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको क्या लाइव रख लेता तो बढ़िया हो जाता, कुछ चीज़ें अपने हेल्प हो जाती, आपस में क्या कर लेते, पूछ लेते, सही रहता नहीं रहता। लेकिन क्या है कि टाइम टेबल सही बैठ नहीं पाता है, इसलिए, है ना। क्वेश्चन इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है ना। काफी बढ़िया प्रश्न है ये तो, आपको सबको आता भी होगा, तो जिस जिसको आता है वो इसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। प्रॉपर आना चाहिए, वैसे तो आता तो है लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, इसे गलती से बढ़िया अपन क्या करेंगे, होल्ड रख देंगे। होल्ड रखने से क्या फ़ायदा होगा कि आप लिख देंगे तो उसको फिर अपन क्या कर देंगे, पिन कर देंगे, ठीक है ना। उसको अपन पिन कर देंगे। पिन करने से क्या होगा? पिन करने से होगा कि ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा, ठीक है ना। ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे क्या हर कोई देख लेगा, मैच कर लेगा। तो ये चीज़ है भाई, हर कोई क्या कर लेगा, मैच कर लेगा। चलो अगला क्या, 134 में बताओ। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है? 134 में उसको कहा जाता है कोल खहोज, कोल खहोज कहा जाता है। सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता डेनमार्क में मिली थी, ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया था ना। थ्योरी मैंने बहुत अच्छी पढ़ा रखी है, अगर आपका मन हो तो थ्योरी जरूर पढ़ लेना, पढ़ ली होगी खैर। प्राथमिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले सारे ही हैं, साक्षरता भी हैं, जाति संरचना भी है, रीति रिवाज भी हैं, ठीक है ना। प्राथमिक क्रियाओं को निर्धारित करने वाले कारक कौन है? सारे ही। इसमें भी क्या होगा, सारे। उपरोक्त सभी जल है, भूमि है, वेजिटेशन है, और क्या है ये बताओ। नीदरलैंड किस पुष्प की, अच्छा ये अपना कंफर्म हो गया। फिर अभी जो अपने पीछे ट्यूलिप किया था ना, वो नीदरलैंड अपना सही निकला फिर, है ना। वैसे मुझे याद तो है लेकिन क्या है कि काफी दिन हो गए तो कहीं पर छोटा मोटा डाउट रहता है, तो मैं गलत बताने की मेरी आदत है नहीं है। 130 ने बताओ, भारत के किस क्षेत्र में आदिम कालीन जीवन निर्वाह, ठीक है, कृषि अर्थात जूमिंग कृषि नहीं की जाती थी? पैसे पंजाब, पैसे पंजाब। अब आ जाओ 140। 140 क्या कह रहा है देखें, 140 का क्या आंसर होगा आपका? देशों, जिन देशों में केवल सब्जियां पैदा की, ट्रक फार्मिंग, ट्रक भर भर के सब्जियां ले जाते थे। सब्जियां किस में जाती है? ट्रकों में। सब्जियां किस में जाती है? ट्रकों में। याद करने का तरीका है। निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण नहीं है? अंगूर तो है भाई, नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, अंगूर नहीं, अंगूर तो पक्का है, लेकिन पाइनएप्पल नहीं। देखो पाइनएप्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप सब हिंदी में अपन पाइनएप्पल याद करते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनानास, अनानास बोलते हैं इसको, है ना। आप कहीं जूस वाली दुकान पे जाओगे तो अनानास का जूस बनाना समझेगा नहीं, अब पाइनएप्पल बोल दो समझ जाएगा। फेमस नाम है। बताओ 142वां। स्थानांतरित कृषि को मध्य अमेरिका, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा।
ये क्या है, निम्न में से द्वितीय क्रिया संबंधित नहीं है। ये तो खैर आपको क्रियाएं तो सारी की सारी याद करनी है, ठीक है ना। लाइन से ट्रांसपोर्ट नहीं है इसमें, परिवहन। प्राथमिक कौन है, द्वितीय कौन है, ये तो लिस्ट बना लेना, टेबल बना लेना, उनको आप अलग से सारे जितने में लिखा रखी याद कर लेना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ वर्तमान में भी प्रयुक्त किया जाता है, क्या है, किस नाम से किया जाता है, ये आपका टर्सरी सेक्टर में किया जाता है कि तृतीय विश्व, ठीक है, टर्सरी वर्ल्ड, सही है भाई, टर्सरी वर्ल्ड। अगला बताओ, देखें, आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है निम्न गुणवत्ता, ना निम्न गुणवत्ता नहीं होनी चाहिए, अच्छी हाई क्वालिटी चाहिए। आजकल वर्तमान में हाई क्वालिटी के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। ये बताओ, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला मेन कारक है आकार। भाई उद्योगों की साइज कितनी, कितने बड़े आकार में लगा हुआ है प्लांट, है ना। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग जो है उसका विकास मुख्यतः पानी के पास होता है, नियर वाटर, जल के समीप। अगला, निम्न में से कौन सा धात्विक उद्योग नहीं है, तो वो अपना सॉरी है पूछा है, लोहा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बिल्कुल सही जवाब है। ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, और बाजार तक अप्रोच भी चाहिए, उपरोक्त सभी। ये लो भाई 150 पूरे, 150 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। प्रौद्योगिक ध्रुव का उदाहरण सिलिकॉन घाटी और सिलिकॉन वन, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सही है। कृत्रिम रेशों का उद्योग जिस प्रकार का उद्योग है वो कैसा है, वो है केमिकल, वो कैसा है भाई, रासायनिक है। सिलिकॉन घाटी स्थित है, बताओ सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है, काफी बढ़िया प्रश्न है। नियर पेरिस में है क्या ये, नियर पेरिस है या लंदन है, सिलिकॉन घाटी कहाँ है भाई, सिलिकॉन घाटी पेरिस थोड़ी है, सैन फ्रांसिस्को के समीप है, ठीक है ना, नियर सैन फ्रांसिस्को। सी करेक्ट आंसर है आपका, क्या आंसर है, सी है। वे उद्योग जो कि ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है कहलाते हैं उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री कहलाती है, बिल्कुल मामला सही है। अगला देखो, उद्योगों की सफल स्थापना होती है अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थानों पर, ऑफ कोर्स ही बात है, वहीं इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी, ठीक है। और विनिर्माण उद्योग को तो द्वितीयक में रखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। वर्तमान समय बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में कौशल का ध्यान, स्किल का ध्यान रखा जाता है, यंत्रीकरण है ही, तीनों तीनों सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है। इस स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी, संयुक्त, तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही है, किसी तरह का डाउट नहीं है। अगला देखो, अगला क्या है, निम्न में से कौन सी क्रिया द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, पशुचारण नहीं है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री सही है। व्यक्तिगत क्षेत्र उद्योग मुख्यतः किस देश में प्रचलित है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सही है क्या बात, कोई डाउट हो तो बता सकते हो भाई, है ना। जापान में भी है, ठीक है, फिर दोनों सही है, दोनों सही है भाई, जापान में भी है, जापान में भी है, ठीक है ना, जापान में भी है, ठीक है। अगला है 160, कृषि आधारित उद्योग में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो कृषि आधारित में लोहा नहीं है, ये कृषि आधारित धात्विक है, ये धात्विक है। 161, निम्न में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग में शामिल नहीं है, वो है आपका कॉपर प्रगलन, कॉपर स्मेल्टिंग, तांबा प्रगलन। निम्न में से किन धातुओं का उत्पादन प्राय कुटीर उद्योग में किया जाता है, खाद्य पदार्थ, चटाइयां, फर्नीचर, सही है। एल्यूमिनियम उद्योग में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है, बाजार जहां पर पास में हो, है ना, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से पानी के नजदीक तो की जाती है, वो अपने बात कर ली थी, है ना, अभी बात पीछे की थी। इसके अलावा क्या ख्याल आपका, ऊर्जा वाले कौन कौन है, एनर्जी वाले सब सही है,
ठीक है। अगला, कौन सा व्यवसाय द्वितीय श्रेणी में आता है? निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण, सही है, सही जवाब है। ये बताओ कौन सा एक तृतीय की क्रियाकलाप जो है उसमें आता है? बिजनेस, व्यापार। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर क्रियाकलाप नहीं है? ये आपको बताना था, और यहां पर सबके आंसर है फिशिंग, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्विस, सेवा। ये सेवा सेक्टर होता है जो सब जगह, सेवा सेक्टर नौकरी वाले सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। बताओ देखें 168 का क्या आंसर है आपका? तो आपका आंसर है चौथा, फोर्थ क्रियाकलाप है ना भाई। इसमें कौन रिसर्च करने वाले जो भी लोग हैं वो सब इसमें आता है। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? जांच, इन्वेस्टिगेट करने वाले सारे के सारे चौथे क्षेत्र में आ जाते हैं। ये बताओ कि फेरी व रेहड़ी व्यापार कहलाता है फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड कहलाता है, ठीक है। 170, परिवहन दूरी को मापा जाता है हमेशा किसमें? किलोमीटर में, समय, दूरी, लाख, सब में मापा जाता है। किलोमीटर में तो मापना ही मापा जाता है, कितना समय लगा आने जाने वो भी देखता है बिजनेसमैन, और उसमें कितना मेरे खर्चा आएगा, लागत कितनी लगेगी, सारा देखा जाता है। मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखा, है ना, सिंक्रोनस लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस लाइंस कहा जाता है। दो नोडों को जोड़ने वाले को योजक कहते हैं भाई, बहुत अच्छे से अपने पढ़ भी रखा है। हेडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान आज कर रहा है? तो सीधी सी बात है टूरिज्म, है ना, पर्यटन है। पर्यटन सबसे ज्यादा रोजगार के साधन है, लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी आमदनी होती है। वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण शामिल है, उच्च परिणाम और स्तर वाले, वो पंचम में आ जाते हैं। सही है क्या? फिफ्थ एक्टिविटी है वो। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी जने के लिए? नहीं। अगर लिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? ये तो भाई चलो ठीक है, आप एक काम करना, आपको ये होमवर्क है, चतुर्थ सेक्टर में कौन कौन आते हैं, है ना, उसकी लिस्ट आपको लिखनी है, लिस्ट आपको लिखनी है। ये होमवर्क हो जाएगा तो आप लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो ले सकते थे, कितने ले लो चाहे। ये बताओ निम्नलिखित में से किन दो औद्योगिक संकुलों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क कहा जाता है? 176 में क्या कहेंगे भाई? काफी बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो वो है आपका बोस्टन और कैलिफोर्निया। बताओ बोस्टन और कैलिफोर्निया कौन बता रहे हैं? एकदम सही है आपका जवाब, बोस्टन एंड कैलिफोर्निया, ठीक है ना, ये सही जवाब है। इसको 175 बोल देंगे अपन, ठीक है, 175 बोल देंगे। वो एक तो चलो डिलीट हो गया ना, इसको नंबरिंग नहीं करेंगे, 174 था, इसको नंबरिंग नहीं करेंगे। चलो 176, सेवाओं के क्रियाकलाप के संरक्षण के प्रादेशिक केंद्र से एशिया के किन? वो है मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। ये वाला एकदम आपका सही जवाब, मुंबई शंघाई वाला सही जवाब है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र जो है वो है? तो वो है आपका कौन सा? पीरियोडिक मार्केट, आवधिक बाजार, पीरियोडिक मार्केट इज द करेक्ट जवाब है। उच्च स्तर पर निर्णय लेने की क्रिया को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो उसका आंसर बिल्कुल आपका सही जवाब यहां पर आया है, और वो है आपका इसमें उच्च स्तर के निर्णय, डिसीजन जहां पर लिए जाते हैं। तो पंचम होना चाहिए ना भाई इसमें, तो क्या है बताओ? पंचम क्षेत्र सही है ना। इंग्लिश में वैसे देखा जाए तो पंचम की जगह आप फिफ्थ भी लिख सकते हो, फिफ्थ सेक्टर। 180, निम्न में से किस क्रिया को तृतीयक, ये खैर जितनी भी लिस्ट है ना, इसको बार बार क्या ही देखना है, आप ये देख लेना, जितनी भी लिस्ट बनानी है आपको, प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीयक में कौन आता है, तो पक्का प्रश्न आता है हर साल, इसलिए इनकी लिस्ट आपको बना लेनी है, ठीक है ना। चलो, पंचम में विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता सारे आते हैं, पंचम में आते हैं, इन्वेस्टिगेट करने वाले, जांच करने वाले,
ठीक है। अनुसंधान एवं विकास, ठीक है, अनुसंधान एवं विकास जो है वो किस क्रियाकलाप में आता है? तो आता है क्वाटरनरी रीजन, यानी कि वो चतुर्थ क्षेत्र में आता है। ये बताओ, नगरीय फुटकर व्यापार में कौन शामिल है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डाक ऑर्डर वाले, स्थूल व्यापार वाले, सब के सब इसमें आ जाते हैं नगरीय के अंदर, ठीक है। ये अपन को नॉर्मली जिनकी अपन को सर्विस की जरूरत पड़ती है। और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक जनसंख्या, आकार, जलवायु का प्रकार, ये भी सही है, ठीक है ना। उपरोक्त सभी। निम्न स्तरीय सेवाओं में शामिल धोबी की सेवाएं, चिकित्सक की सेवाएं, माली की सेवाएं, बताओ क्या ख्याल है आपका? या फिर डॉक्टर की सर्विस है क्या? बिल्कुल सही है, ये इसमें नहीं शामिल होती है भैया। ये निम्न स्तरीय सेवा नहीं, उच्च स्तरीय है। निम्न स्तरीय में धोबी की सेवाएं, माली की सेवाएं, नाई की सेवाएं आती है। इसने पूछा नहीं, नहीं पर भी ध्यान देना ना, ये विशेष फोकस रखना भाई, गड़बड़ हो जाती है। उच्च स्तरीय सेवाओं में संगीतकार हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, ये सब आते हैं। वे कार्य जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषक टीम शामिल रहती हैं, है ना। अभी जो पीछे अपन देखो शब्दों का खेल है, इसमें क्या है? इसमें आपके शब्दों का खेल है, इनको विशेष तौर पे ध्यान रखना आप, है ना। तो ये आते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में, क्वार्टरनी एक्टिविटीज है ये। और अब लेते हैं ये, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो चतुर्थक जो अपना क्या है? चतुर्थक क्रियाकलाप है। व्यापार, परिवहन, महाविद्यालय में अध्यापन, ये इसमें आता है। टीचिंग इन कॉलेज, ठीक है ना, ये इसका आता है। लागत दूरी मापी जाती है, अभी अपने बात भी की थी लागत दूरी को, है ना। तो यात्रा में लगे समय के आधार पर लागत दूरी, बिल्कुल, है ना, किलोमीटर के आधार पर नहीं। एज ट्रेवल एक्सपेंस ऑफ रूट, खर्च होगा, खर्च, सी होगा, सी होगा, सी। यात्रा के खर्च के रूप में कितना खर्च हुआ, लागत दूरी तो वही होगी, बिल्कुल, कितना खर्च हुआ वो होगी इसकी लागत दूरी, है ना। बिल्कुल सही जवाब है भाई। और इसमें बताओ तृतीय क्षेत्र में जो है कौन सम्मिलित है? ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है। उत्पादन, विनिमय, विनिमय उत्पादन, दोनों दोनों आते हैं, बिल्कुल सही, बहुत, ठीक है। ये लो 190। निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र में जो है क्रियाकलाप है? तो बिजनेस है। कौन है? बिजनेस है। ये लो, तृतीय क्रियाकलाप जो है वो किस पर निर्भर करता है बताओ? तो वो किस पर करता है? कुशलता पर, हाँ, मतलब कि कुशलता का मतलब क्या है? स्किल या ज्ञान, नॉलेज, है ना, या अनुभव, एक्सपीरियंस, बताओ देखिए किस पर करता है। काफी बढ़िया प्रश्न है। एफिशिएंसी वाले कौन कौन है ना, कुशलता, ज्ञान, अनुभव, सारे हो गए एक तरीके से, या सिर्फ एफिशिएंसी है? बताओ, इसका भी आप कमेंट करना कि इसका आंसर डी है या फिर ए है, बताना, ठीक है ना। ये भी काफी बढ़िया प्रश्न आपका हुआ है, ठीक है, काफी बढ़िया प्रश्न ये हुआ है। अगला बताओ, देखिए ये क्या है, ये क्या है? जब तक आप आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बताओ, पर महाद्वीप स्टूवर्ड, इसमें आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबॉर्न। ये थोड़ी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा ये वाला। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघन घनत्व? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट जवाब आपका, सी, ठीक है भाई। वरियद ट्रंक पार्क होकर जाता है, वरियद ट्रंक पार्क होकर जाता है, तो वो कहां से होकर जाता है? इसका आंसर है आपका थ्रू द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, बी आंसर इसका सही है। 195। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, बताओ बिग इंच के द्वारा किसका किया जाता है? पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का किया जाता है। चैनल टनल, चैनल टनल के बारे में क्या ख्याल है आपका? चैनल टनल, ठीक है भाई, चैनल टनल 196 है, ये 196 है। चैनल टनल के बारे में आप कहेंगे पेरिस आंसर है, पेरिस लंदन,
ठीक है। ये चैनल चैनल जो कहाँ पर है, ये पेरिस और लंदन है। प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो जुड़े हुए हैं, तो वो आपके जुड़े हुए हैं न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, ये सी आंसर सही है। विश्व का सघनतम रेल मार्ग कहाँ मिलता है? विश्व का सघनतम रेल मार्ग कहाँ मिलता है? तो मिलता है यूरोप। यूरोप इज द करेक्ट जवाब है। वरियद झील जो है वो आंतरिक जलमार्ग जो है वो कहां पर है? वो है एशिया। कहाँ है भाई? एशिया। ये लो दोहरा शतक पूरा। निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर है एयर, वायु नहीं है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो आप कह देंगे पनामा। स्वेज नहर कहां पर है? पनामा में है। अगला आंसर, वोल्गा जलमार्ग स्थित है, वो आपका कहां पर है? जर्मनी में है। ठीक है। रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार जो है उनके प्रकार हैं, बड़ी लाइन है, मानक लाइन है, मीटर लाइन है। बिल्कुल सबकी सब सही है भाई, सबकी सब सही है। अगला बताओ, इंग्लैंड में स्थित टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित संयुक्त जो रेल मार्ग है उसे को कहाँ किसको जोड़ता है? लंदन को पेरिस से जोड़ता है। 205 बताओ, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग अगर कोई है तो वो है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। पनामा नहर के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो वो है कि अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर, ये सी वाले एकदम सही जवाब हैं। ठीक है। और पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन राष्ट्रीय रेल मार्ग जिन स्थानों को जोड़ती है वह पर्थ से सिडनी, पर्थ टू सिडनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने का अगर कोई काम करता है तो मिसिसिपी जलमार्ग है ना, बिल्कुल सही है। और ये हो जाएगा आपका प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग किस वर्ष उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटलैंड से और डाल्टिंग स्थानों को मध्य जोड़ता है? 1825 में। ठीक है ना। अब ये है आपका निम्न में से पार महाद्वीप रेल मार्ग उपरोक्त सभी संघ और प्रशांत रेल मार्ग है, ओरिएंट एक्सप्रेस है, ऑस्ट्रेलियन पर महाद्वीप रेल मार्ग है, बिल्कुल सही है। 210 हो गए अपने कंप्लीट। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है ना, 7, ठीक है भाई, वो जो है अपना बताओ देखें उसका क्या आंसर होगा आपका? वो वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे लंबा है, वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक है। सी आंसर सही है। ठीक है। विश्व का बिजिएस्ट कौन सा है? तो वो अपना वो है अपना उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है। सुएज नहर का निर्माण, सुएज कैनाल कब बनी थी? तो आप सबको पता ही होना चाहिए, तो 1869 के अंदर, है ना, बिल्कुल सही है। बड़ी रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है भाई? मोर देन 1.5 मीटर, मोर देन 1.5 मीटर। अगला, संसार के अधिकांश जो है महान पतन वो किस में आते हैं? वो आते हैं ब्रॉड पोर्ट में, विस्तृत पतन। ठीक है ना। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो निम्नलिखित महाद्वीप में से किस एक से विश्व व्यापार होता है? तो वह उत्तरी अमेरिका। सही है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अगला है, दक्षिण में राष्ट्र में कौन सा एक ओशेक का सदस्य है? तो उसका आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला ओपेक, ओपेक है वो, ओशेक नहीं है भाई ना, ओपेक। अगला, निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो भारत है साफ्टा। फुल फॉर्म आपको लिखवाई रखी है, अच्छे से याद कर लेना। वस्तुओं का आदान प्रदान करने की व्यवस्था किस में आती है? तो आप सब समझ गए होंगे, बार्टर सिस्टम पहले चला करती थी। बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु, आजकल तो पैसा देते हैं अपन। ठीक है, पहले गेहूं दे दिए, बाजरा दे दिया, है ना, दालें दे दी, उसके बदले में सामान मिल जाता था। जॉन बिलमेला, ये असम गुवाहाटी,
रेशम मार्ग जोड़ता था। रोम, चीन, रोम को चीन से। 2 222, ठीक है। बताओ तो एशिया का आंत्रपो, आंत्रपो का मतलब क्या होता है? एंट्रपो। बताओ वो क्या कौन सा है वो एशिया का? सिंगापुर, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO सॉरी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे WHO भी होता है ना। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जबकि विश्व व्यापार संगठन है WTO, ठीक है ना। ये क्या है? विश्व व्यापार संगठन है WTO, जिसका आंसर क्या? जिनेवा है ना, जिनेवा। अगला देखिए, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में रेशम व्यापार तो चीन रोम था, है ना। वे एकत्रण केंद्र जहां विभिन्न देशों से निर्यात के लिए वस्तुएं लाई जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम कहेंगे इन आंतरपोपतन कहा जाता है। नहीं होता कि जहाज, पानी के जहाज, वो बंदरगाह बने होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थल पतन है वो है आपका सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना। स्थल रुद्ध पतन है ये सैन फ्रांसिस्को। विश्व व्यापार में निम्न में से कौन सी वस्तु समूह का अंश जो है अधिक रहता है? ठीक है, 1 मिनट चालू रखिए, बताओ कौन सा रहता है? हाँ, तो क्या जवाब है आपका? बताइए। मशीनरी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, डी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, मार्ग पतन या विश्राम पतन का उदाहरण है, बताइए क्या आंसर है इसका? अदन, अनालुलु, सिंगापुर, बिल्कुल सारे के सारे सही है भाई, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट, GATT, फुल फॉर्म भी आपके काम आएगी। तो ये 1948 है भाई, है ना। 230 क्या कहता है? गेट को WTO में कब चेंज कर दिया गया? जनवरी में, जनवरी 1991 में किया था कि 95 में? जनवरी 1995 में किया था। नौभार के अनुसार पतनों का प्रकार है औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन, विस्तृत पतन, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट जवाब है, ठीक है। अगला है, कोलकाता किस नदी पर स्थित है? तो वो है भाई हुगली। कोलकाता किस पर है? हुगली, हुगली जानते हो ना, पश्चिमी राजस्थान में सैको है बोलते हैं, तो हुगली, हुगली का मतलब समझ गए क्या? हाँ। कोची तथा कारवाड़ भारत में किस प्रकार के पतनों का उदाहरण है? तो वो है आपका नौसेना, नोवेल पोर्ट, नौसेना जानते हो ना, नेवी। अबादान है, ठीक है। अबादान क्या है? तो वो है तेल शोधक एक पतन है, रिफाइनरी पोर्ट है ये, बंदरगाह पोर्ट जहां पर जहाज रुका करते हैं, ठीक है। फेरी पतन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है पैकेट स्टेशन। और अलग अलग कीमत की वस्तुओं को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा कहलाती है, वो कहलाता है भाई आपके डंप करना। क्या कहलाती है? टू डंप, टू डंप। अगला है, वस्तुएं सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? बिजनेस, व्यापार कहलाता है, व्यापार। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। सन 2016 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश कितने थे? 164। ये लो भाई 240 पूरे। एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का प्रलेख क्या कहलाता है? वो कहलाता है व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ट्रेड बैलेंस। निम्न में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है?
तो वह भुगतान संतुलन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया मामला हो गया। 241 241 एमसीक्यू है सिर्फ एक बुक के। देखो आपके पास में इनमें से काफ़ी सारी बुक्स वगैरह होगी, उसमें मिल जाएंगे, लेकिन 241 आपके लिए छांट के दिए आपको। आप अच्छी मेहनत करना, बहुत अच्छा आपका फ़ायदा होने वाला है। और 241 में से लगभग क्या होता है कि लगभग तो सेम ही दिखेंगे वहाँ पर, और कुछ अगर एक आधा ऊपर नीचे भी आता है तो उसको आप कर लोगे, बिकॉज इतने सारे ऑप्शन की जब प्रैक्टिस कर लेते हो तो बाकी सब में अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। अब कुछ फिलअप है, ये देखो। नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, जो येलो कलर वो मैंने भर दी है आपके साथ के साथ ही। संभववाद की विचारधारा का जन्म फ्रांस से हुआ, सिलेक्टेड पॉइंट है ये, फिलअप के रूप में आ सकते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन तो जैविक जीव का करता है, इंग्लिश नीचे लिखी हुई है। भूगोल दो प्रमुख भागों भौतिक और मानव विभाजित किया गया है। मानव भूगोल के विकास को श्रेय जर्मन भूगोलवेत्ता को जाता है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 90% भाग, इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद वाले विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, इसमें एशिया भी शामिल है। जापान का काबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ ज्यादा है। और कटंगा जामिया तामापेटी अफ्रीका में स्थित है। ये सारी चीजें आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन निर्वाह के लिए प्रवास करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं, एक जगह दूसरी जगह पर जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। मानव विकास के उदाहरण का महबूब उलग के द्वारा किया गया था, और उदाहरण के सभी कार्य में मनुष्य को मेन रखा जाता है। जो एमसीक्यू में भी खूब सारे प्रश्न लिए हैं, लेकिन उन्हीं से थोड़ा बढ़ चढ़ की चीजें आ रही है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में अस्तमिकों को रेंडियर कहा जाता है। च्युइंगम को जापोटा वृक्ष के दूध से बनाया जाता है, जिसे चिकल भी कहा जाता है। एंड तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक व लामा पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो विनिर्माण से आशय किसी वस्तु का उत्पादन को लेके, प्रोडक्शन को लेके है। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी या प्राथमिक इकाई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में सरकार के अधीन होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों में आधारभूत उद्योग हैं। और कच्चे लोहे में मैग्नीज और चूना पत्थर कोक ये जो है इस्पात बनाया जाता है। लोहा इस्पात क्षेत्र में पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और मानव विकास का विचार 4 संकल्पनाओं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण पर आश्रित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने आधारभूत आवश्यकता उपागम प्रसारित किया। आधारभूत आवश्यकता उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकताएं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास ये रखे जाते हैं। प्रत्येक सड़क के 2 नाड़ों को जोड़ने में योजक कहा जाता है। व्यापार वस्तुतः अन्यत्र उत्पादित मधु का क्रय और विक्रय है। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्रों में विभक्त किया जाता है। ग्रामीण विपणन केंद्र निकट बस्तियों में पोषण करते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय संबंधित व्यापारिक क्रियाकलाप खुदरा फुटकर व्यापार कहलाता है। परिवहन की मांग, ये येलो वाली खाली जगह है, ठीक है ना, ये सब खाली जगह आपको पढ़ना है। ये देखो, उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं वायु परिवहन द्वारा परिवहन होता है। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी भाप के इंजन से आई, ठीक है, आविष्कार के बाद आई। प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटलैंड और डार्लिंगटन स्थानों पर हुआ। NH-44 सबसे पुराना NH, जो अब 7 हो गया है, पुराना NH 7 था, अभी 44 है। और राष्ट्रीय महामार्ग संख्या जो वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे लंबा है। जॉन बील मेला भारत का एकमात्र मेला जहां विनिमय व्यवस्था भी जीवित है आज भी, वस्तु के बदले वस्तु बार्टर सिस्टम, ठीक है। ये जगह है जॉन बील मेला। इंडोनेशिया बटीक वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, और WTO के हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इन 2016 164 कंट्री वर मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड और WTO के बन चुके हैं। 164 देश सदस्य बन चुके हैं। सिंगापुर है वो इंटेल पोर्ट ऑफ एशिया, और स्वेज कैनाल है वो आपके भूमध्य लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो मतलब मैं अगर देखूं तो 3, इसके अलावा 7, इसके अलावा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और बाद में 20, 24 मान लो, 20 और 24,
ये हो गया आपके 30, 35, 40, लगभग 44, 48, है ना। तो मतलब लगभग लगभग आपके ओवरऑल देखा जाए तो 45, 48 तो ये हो गए, ठीक है। 241 वो हो गए, है ना। और 45, 48 के मैं 49 मान लेता हूँ राउंड फिगर के अंदर, राउंड फिगर में क्या मान लेता हूँ, 49 मान लेता हूँ। तो आपके जो हैं 290 के आसपास एमसीक्यू बन गए, क्योंकि खाली जगह से भी तो एमसीक्यू आ सकता है। तो 290 या 300 के आसपास आपका ही सेशन हुआ, बेहतरीन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद में जो दूसरी वाली बुक है उसका भी एक बहुत ही प्यारा सा सेशन आपके लिए आ रहा है, उसमें लगभग 300, 350 के आसपास आएंगे। इनको कुछ नहीं करना, आप कोई बुक की जरूरत नहीं है, 2-3 बार एक बार रिवाइज कर लो, 100% बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है ना। डिट्टो मिलेंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी डाउट या क्वेरी तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसको पिन कर दूंगा, तो बाकी सबको मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। ओके।